सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए द कोल्ड वॉर एरा का पार्ट नंबर 5 वीडियो, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर। तो इसके अंदर सबसे पहले ये बात करते हैं अरीनास का मतलब क्या होता है। अरीनास का मतलब होता है एरिया। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि जो कोल्ड वॉर था वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, जिसके अंदर शूटिंग वॉर या फिर हॉट वॉर में वो कभी कन्वर्ट नहीं हुआ था, कभी एस्केलेट नहीं हुआ था, बट फिर भी रीजनल लेवल पर काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए थे। तो हम उन्हीं की बात करेंगे। इट लीड टू सेवरल शूटिंग वॉर बट नॉट ऑन ग्लोबल वॉर। इसमें काफ़ी सारी शूटिंग वॉर हुई थी, बट कभी भी वो ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट नहीं होते या फिर ग्लोबल लेवल पर कोई भी वॉर नहीं हुई थी। इसके बाद इन कंट्रीज़ ने डायरेक्ट कन्फ्रंट करा था। कौन सी कंट्रीज़ ने? यूएस और यूएसएसआर ने। जैसे कि एक तो क्यूबा में करा था, क्यूबा का केस आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकेंड कंट्री, यहाँ से फर्स्ट कंट्री की बात करते हैं, क्यूबा तो पहले का टॉपिक हो गया। तो कोरिया जो था सबसे पहले, उसमें 50 से लेके 53 तक ये जो कन्फ्रंटेशन थी इन लोगों की चली थी, जिसके अंदर साउथ कोरिया जो था वो यूएस के पास चला गया था और नॉर्थ कोरिया जो था वो यूएसएसआर के पास चला गया था। अब देखते हैं कैसे गया था। अगर आप लोगों को याद हो तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर कुछ हमारी अलाइड फोर्सेस थी और कुछ हमारी एक्सेस पावर्स थी। तो अलाइड फोर्सेस के अंदर 4 कंट्रीज आती थी, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। और यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज आती थी एक्सेस पावर में? यहाँ आती थी हमारी जर्मनी, जापान और इटली। तो क्या होता है, जो कोरिया होता है वो कॉलोनियल एरिया होता है, फिर कॉलोनियल कंट्री होता है जापान का। बट अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे होता है कि यूएस जो होता है जापान के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर देता है न्यूक्लियर, तो उससे इस वर्ल्ड वॉर का एंड हो जाता है। तो जब ऐसा होता है तो जापान अपनी इकोनॉमी पे फोकस करता है और कोरिया को छोड़ देता है, आज़ाद कर देता है। उस टाइम पर क्या होता है, क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर मेन कंट्रीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, और साउथ वाला जो होता है वो कोरिया यूएस के पास चला जाता है और जो नॉर्थ वाला होता है वो यूएसएसआर को दे देते हैं। इस तरीके से ये लोग अपना अलायंस बना रहे थे। अब आप लोग देख सकते हो, कोई कंट्री चाहे या ना चाहे, ये इन लोगों को उनको अपना अलायंस बनाना था, वो कोई भी तरीका यूज़ कर सकते थे। प्लस सेकेंड केस है हमारा बर्लिन जो है वो कैपिटल सिटी है जर्मनी की। जर्मनी में क्या केस था, जर्मनी को इन लोगों ने सारी अलाइड फोर्सेस के अंदर बांटा था और उसके 4 पार्ट्स करे थे। बर्लिन के 4 पार्ट्स करे गए थे और उसको चारों फोर्सेस के अंदर बांट दिया गया था। यूएसए के पास भी था, यूएसएसआर के पास भी था, ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी था। कॉन्गो जो क्राइसिस थे, अब कॉन्गो का जो एरिया था वो कौन सा था, ये मिडिल अफ्रीका में पड़ती है कंट्री है ये। इसका जो क्राइसिस का टाइम था या फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो हुए थे इसके अंदर, वो था 1960s में। इट मीन 1961 से लेकर 69 तक का टाइम पीरियड। इसका एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है। प्लस वियतनाम और अफगानिस्तान भी ऐसे ही एरिया थे जहाँ पर बहुत लोगों को जान अपनी खोनी पड़ी थी सिर्फ इन लोगों के कन्फ्रंटेशन के चक्कर में। ये लोग तो कोल्ड वॉर बोल रहे थे, बट एक्चुअल में ये इतना लंबा वॉर था। इसका टाइम पीरियड 1945 से लेकर 1991 तक था। तो इस टाइम पीरियड में इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे, बट वर्ल्ड लेवल पर कुछ भी पता नहीं लग पाता था, क्योंकि कोल्ड वॉर का जो टैग था वो चल रहा था। अब हम लोग बात करेंगे अरीनास की। एक ऐसी डेफिनेशन देखते हैं जो हमें एग्जाम में यूज़ करनी होगी। अरीनास का मतलब होता है एरिया वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटन टू अकर बिटवीन अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ कोई ऐसा एरिया जहाँ पर क्राइसिस या तो होने वाले हैं या फिर डरा धमका के हो रहे हैं। थ्रेटन टू अकर मतलब होने वाले हैं, डरा धमका कर अलायंस सिस्टम के बीच में, बट वो कोई भी लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं। लिमिट क्रॉस इन द सेंस कि वो वर्ल्ड लेवल पर नहीं आते, रीजनल लेवल पर कितने भी चलते रहें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वर्ल्ड स्पेयर्ड आ न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्टिलिटीज़। तो वर्ल्ड स्पेयर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को सेव करना, बख्शा जाना जो बोलते हैं ना, वो इसी का मतलब होता है। तो वर्ल्ड इस वाले सिस्टम से
अरीनाज वाले एरिया से एक चीज़ सही हुई थी और वो ये थी कि वर्ल्ड लेवल पर जो था न्यूक्लियर वॉर प्लस ग्लोबल हॉस्टिलिटीज़ जो थी वो बच गई थी। कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ था ग्लोबल लेवल पर। और जो हॉस्टिलिटीज़ का मतलब होता है जो एक एनिमी वाली सिचुएशन होती है ना, कि दो कंट्रीज़ के बीच में एनिमी होता है, कि जैसे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा था ना कि किसकी आइडियोलॉजी को पूरा वर्ल्ड अडॉप्ट करेगा। तो उसके चक्कर में जो भी वॉर्स वगैरह होती हैं, न्यूक्लियर वॉर हो गया, जो भी होती है कन्फ्रंटेशन वगैरह होती है, उसके बारे में बात करी गई है। इस अरीना के चक्कर में इस सब से तो वर्ल्ड बच चुका था। उसके बाद नेगोशिएशन डिड नॉट वर्क एंड बिल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब हर जगह नेगोशिएशन भी वर्क नहीं करती। कुछ लेवल पर इन लोगों ने मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश करी, बट वहाँ पर चीज़ें चलती नहीं है और वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नॉन अलाइंग कंट्रीज played great role in reducing Cold War conflict and grave crisis। तो जो NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट वाली कंट्रीज़ थी, नैम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो वो वाली जो कंट्रीज़ थी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, बहुत ग्रेट रोल प्ले करा था कोल्ड वॉर की कन्फ्लिक्ट को कम करने में, रिड्यूस करने में और क्राइसिस जो आ रहे थे उसमें। अब कैसे करा था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोरिया में इन लोगों ने अंडरस्टैंडिंग या फिर नेगोशिएशन करने का ट्राई करा, बट कुछ हुआ नहीं। तो कैसे अब इन लोगों ने कैसे प्ले करा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कोरिया में हेल्प करी थी नेगोशिएशन करने में, कि देखो भाई लड़ो वड़ो मत। ये जो कोरिया में साउथ और नॉर्थ वाला चल रहा था तो वो इसीलिए करा गया था ताकि इन लोगों के बीच में लड़ाई वड़ाई बंद नहीं हो रही थी बाद में। उससे पहले तो इन लोगों ने ही साउथ और नॉर्थ बनाया था, यूएसए ने और यूएसएसआर वगैरह ने मिलकर। उसके बाद कॉन्गो क्राइसिस में किसने हेल्प करी थी, वो थे यूएन सेक्रेटरी जनरल उस टाइम के दाग हमर्क्सजोल्ड। इन्होंने हेल्प करी थी। प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना एक बार। अरीनाज वर इंक्रीजिंग, इसका मतलब यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही रही थी, बट फिर भी अब इन लोगों को ये दिख रहा था कि भाई अरीना तो बढ़ते जा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट वाले एरिया इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग का या फिर जो भी हम कर रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा। वैसे ये लोग इतना कुछ कर नहीं रहे थे, बट फिर भी जब इन्होंने देखा कि अरीनाज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं तो इन लोगों ने सोचा कि अब हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। इतनी बेवकूफ़ी करने के बाद अब इन लोगों को थोड़ा सा मैच्योरिटी का सेंस आ रहा था और इन लोगों ने बोला कि अब हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर बिहेव करना चाहिए, यूएस और यूएसएसआर ने मिलकर। अब यहाँ पर लाइन है, कोल्ड वॉर डिड नॉट एलिमिनेट राइवलरी। कोल्ड वॉर ने कभी भी राइवलरी को तो ख़त्म नहीं करा था कोल्ड वॉर से। हाँ ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर कोई भी ग्लोबल वॉर नहीं हो रही थी, बट इससे राइवलरी, उनके बीच में जो आपसी प्रॉब्लम थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई थी। म्यूचुअल सस्पिशन लीड देम टू आर्म प्रेप। अब म्यूचुअल सस्पिशन का मतलब होता है जो इन लोगों के आपस में वो होता है ना, शक वाली जो लैंग्वेज नहीं, शक वाली जो थिंकिंग होती है वो इन लोगों के बीच में ख़त्म नहीं हो रही थी। कोल्ड वॉर हो चाहे ना हो, इन लोगों को ये लग रहा था कि कहीं कोई ऐसा मूवमेंट ना आ जाए इन कन्फ्लिक्ट एरिया के बाद भी, अरीनाज के बाद भी कहीं ऐसा कोई मूवमेंट ना आ जाए कि हम लोगों को सच में आकर लड़ाई करनी पड़े। तो उसके लिए ये लोग हमेशा आर्म प्रेप करने लग गए थे। आर्म प्रेप इन द सेंस कि ये लोग वेपन्स को डेवलप करने लग गए थे, बनाने लग गए थे। इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेन के बावजूद भी, मतलब इतनी समझदारी के बाद भी, वॉर माइट अकर्ड, वॉर जो थी उसके होने के चांसेस थोड़े से थे कि भाई हाँ वॉर हो सकती है इनकी मैच्योरिटी के बाद भी। इफ़ मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स, अब इसके 3 इन्होंने वो दिखाया कि कैसे आप लोगों को लगता है कि वॉर हो सकती है। इफ़ मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स एंड मिसअंडरस्टैंड द इंटेंशन, इसका मतलब ये है कि अगर नंबर्स ऑफ वेपन जो हैं अगर वो मिसकैलकुलेट हो गए किसी कंट्री का, और यूएसएसआर को पता लगता है कि यूएसए के पास इतने नंबर ऑफ वेपन्स हैं और वो इस इंटेंशन को गलत समझ ले कि हमारे पास, मतलब यूएस के पास इतने सारे वेपन्स इसलिए हैं ताकि वो हमारे साथ वॉर में यूज़ करें या फिर मे बी हमारे लिए ही तैयार कर रहे हैं, तो इस सेंस में कहीं हमारे को क्या कहते हैं, ये आर्म्स जो हम प्रेप कर रहे हैं वो प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। सेकंड कि जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, क्या पता, कुछ बोल नहीं सकते, कहीं न्यूक्लियर एक्सीडेंट ना हो जाए गलती से। उसके बाद फिर सोल्जर मिस्चीवियसली यूज़, मतलब सोल्जर जो है वो जानबूझ के शरारत के रूप में या फिर किसी भी तरीके से कहीं यूज़ ना कर दे और न्यूक्लियर यूज़ हो जाए। तो इन लोगों ने बोला इन 3 तरीकों के बाद इन लोगों ने, हाउ विल लीडर्स अंडरस्टैंड दिस इज़ एन एक्सीडेंट नॉट एन एक्ट। तो लीडर्स को कैसे पता लगेगा एक दूसरी कंट्री के बारे में, मतलब यूएस के, अगर यूएस में ऐसा हो रहा है तो यूएसएसआर के लीडर्स को,
और अगर यूएसएसआर में हो रहा है तो यूएस के लीडर्स को कैसे पता लगेगा कि ये भाई एक्सीडेंट है, हम सच में ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड करा, अब इतनी सारी आर्म बनाने के बाद, आर्म प्रेप करने के बाद इन लोगों ने डिसाइड करा, बोथ डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेट टू न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। इन लोगों ने सोचा अब हम लिमिट करेंगे और इस चीज़ में कोलैबोरेट करेंगे कि हम लोग ट्रीटी साइन करेंगे जिसके अंदर हम लोग एक तो क्या कहते हैं वेपन्स को, यानी कि न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वाले वेपन्स को लिमिट करेंगे कि ये इतने ही होने चाहिए, दूसरा एलिमिनेट करेंगे, कुछ को बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे। तो एक स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स उन्होंने बोला, तो एक स्टेबल बैलेंस होना चाहिए वेपन्स का, वो हम लोग देखेंगे। और उसको हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, वो है आर्म्स कंट्रोल। पेज नंबर 14 पे काफ़ी सारी ट्रीटीज़ दी गई है, वो हम लोग जैसे सीक्वेंस वाइज चैप्टर चला रहे हैं उसमें ही पढ़ेंगे एंड में जाकर। बट अभी सिर्फ जो ये 2 ट्रीटीज़ दी गई हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों 2 से 3 ट्रीटीज़ जितना इस पेज पर दिया गया एनसीईआरटी के वो मैंने पढ़ा दिया। बाकी जितनी भी डिटेल है मैं पेज नंबर 14 जब कवर करूँगी तब पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर एक स्टेबल बैलेंस चाहिए होगा हमें वेपन्स का। स्टेबल मतलब कि ना बहुत ज़्यादा हो ना मतलब बहुत कम हो, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आर्म्स कंट्रोल जो था 1960s के अंदर स्टार्ट करा गया। 3 एग्रीमेंट को साइन करा गया विद इन अ डेकेड। डेकेड होता है 10 ईयर्स का, तो 10 साल के अंदर 3 एग्रीमेंट्स को साइन करा गया इन दोनों कंट्रीज़ के थ्रू। पहला जो ट्रीटी था वो था लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT। इसके अंदर क्या था, इन लोगों ने बोला कि हम लोग बैन कर देंगे टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स का, कि हम लोग एनवायरनमेंट में उनको टेस्ट नहीं करेंगे, जैसे कि अंडर वाटर टेस्ट नहीं करेंगे और एनवायरनमेंट के अंदर भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी सारा पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है इसीलिए। सेकेंड इन लोगों ने बताया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके अंदर क्या था, इन लोगों ने ये बोला कि जिन कंट्रीज़ के पास अब न्यूक्लियर बॉम्ब है वही उनके पास ही रहेगा, अब आगे फर्दर कोई भी कंट्री इसको नहीं बना सकती। इसको इंडिया ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा था और ना ही इसको साइन करा था, क्योंकि इंडिया के पास उस टाइम पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था और इंडिया ने उसके बाद बनाया भी था, क्योंकि उनको पता था चाइना के और पाकिस्तान के हमेशा कन्फ्लिक्ट चलते ही रहते थे, तो इसलिए उन लोगों ने इस चीज़ को साइन नहीं करा था। इसके बाद भी उन लोगों ने अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब था वो बनाया था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये 3rd ट्रीटी थी हमारी, और इसमें था कि हम लोग ये जो ट्रीटी थी उसके अंदर क्या होता था कि जो जैसे ये एक रॉकेट टाइप होता है और इसके अंदर क्या होता है कि जो वेपन्स होते हैं ना वो भी कैरी करे जा सकते हैं वॉरहेड्स के ऊपर। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिसाइल्स टाइप होती हैं या फिर रॉकेट टाइप जो होती है उनके ऊपर भी कुछ वेपन्स लगे होते हैं, बॉम्ब्स वॉम्ब्स, तो वो सब कैरी करती थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। सो यही सारा हमारा टॉपिक है और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करी हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, और मैं नीचे जो कमेंट करती हूँ उसको प्लीज़ चेक कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं डाल देती हूँ या फिर पिन कर देती हूँ। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।